क्या नाम है जी? गुणाकर मूले। अब देखिए होता क्या है कि नगर के लोगों में गुण होता है, यह नई बात है, ठीक ना। नगर के लोगों में क्या होता है? गुण होता है, ठीक ना। इसीलिए इनके लेखक हो गए गुणाकर मूले, और यह क्या है जी? नई बात है। लेट स्टार्ट करते हैं। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था, एक छोटे से गांव में। अमरावती एक गांव का नाम है जिस गांव में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। जैसा कि जानते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी नॉर्मलाइजेशन, जैसे आप लोग घर से आते हैं और पढ़ करके पुनः चले जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। इसी प्रकार से वो भी घर से जाते थे और कहीं पढ़ करके चले जाते थे। इसी प्रकार से उसकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। और वो जो पढ़ाई का स्टाइल था ना, वो उनके पढ़ने का तरीका मराठी भाषा था। कौन भाषा था? मराठी भाषा। लेकिन आपसे एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा। मराठी भाषा में। उन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए। वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक की नौकरी की और साथ में अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। और यह एक ऐसे राइटर हैं, ठीक ना, जिन्होंने मैट्रिक से लेकर के एमए तक ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स रखा, लेकिन इन्होंने साहित्य मतलब हिंदी लिखने का काम किया। ऑनर्स पेपर इसका है मैथमेटिक्स, लेकिन इन्होंने लिखने का क्या काम किया? साहित्य हिंदी लिखने का काम किया। ये सुनो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इनका मृत्यु जो हो गया था कितने ईस्वी में हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। अब जानते हैं कि गुणाकर मूले की 25 वर्षों में, ठीक ना, 25 वर्षों में मुख्यतः, ठीक ना, 25 वर्षों में इनके संबंधित जो है सो कि 2500 से अधिक लेख प्रकाशित हो गया। कितने लेख? 2500 से अधिक। और कितने पुस्तक? 30 पुस्तक का पब्लिश हो गया था, परचेज हो गया था। 30 पुस्तक और 2500 लेख इसका, ठीक ना, क्या हो गया था? परचेज हो गया था, प्रकाशित हो चुका था। और इनके नीचे हम लिखा है कि उनके प्रमुख कृतियों का नाम है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत प्राचीन के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीव, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या जी? अक्षर कथा। यह जो पुस्तक है बहुत ज्यादा फेमस है। हमने लिखा है कि गुणाकर मूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? अक्षर कथा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। अक्षर कथा, ठीक ना। और यह निबंध जो है ना, यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। तो यह निबंध, ठीक है, नागरी लिपि क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। और यह निबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes. 100% याद रहेगा। अब जानते हैं हम लोग इस स्टोरी के अंदर आखिर होता क्या है, क्या सब आखिर इसमें होता है, उसको हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। नागरी लिपि की प्रमुख तथ्य में लिखा है कि पहले के समय में पता है हिंदी देवनागरिक भाषा में जो लिखते हैं तो 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है ना। जैसा कि हम आपको वर्ण विचार वर्ण पढ़ा दिए हैं पूरे कंप्लीट रूप से, वर्ण 52 है। पहले के समय में ये पता नहीं था कि ट को जो हम लोग लिखेंगे, क्या ये ट लिखना सही है? इस प्रकार से अ लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका सही है। आज से तकरीबन 200 सदी पहले टाइप बने। आप लोग कहाँ गए होइएगा? कोर्ट कचहरी गए होइएगा तो एक टाइपर लेकर के जिससे टाइपिंग किया जाता है, ठीक ना, वो टाइपिंग मशीन लेकर के बैठे हुए रहते हैं और उसी से क्या करता है? छपाई करने की काम करता है। जब आज से 200 सदी पहले टाइप मशीन बने और अक्षरों में स्थिरता आ गई, पुस्तकें परचेज होने लगा, छपने लगी किताबें, तब जाकर के क्या, तब जाकर के अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई कि चलो भाई अब अ को हम ऐसे ही लिखेंगे, आ को ऐसे ही लिखेंगे और ट को ऐसे ही लिखेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ण में क्या हो गई? स्थिरता आ गई। अब देखते हैं हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सारे के सारे भाषा हैं और सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और नॉर्मलाइजेशन जिस भाषा का यूज अभी हम लोग करते हैं वो भी भाषा क्या है? देवनागरी भाषा है कि नहीं है? और देवनागरी भाषा का यूज करते हैं। बांग्ला भाषा का नाम सुने हैं ना? यस या नो? बांग्ला का नाम सुने हैं? बांग्ला भाषा को ना देवनागरी की बहन कहा जाता है। किस भाषा को देवनागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है?
बांग्ला को ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि बांग्ला भाषा को किस लिपि की बहन कही गई है? देवनागरी। तो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा ना? डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सारे की सारी भाषाएं हैं और इन सारी की सारी भाषाएं की जो लिपि है ना, ठीक ना, लिपि ब्राही लिपि है। क्या है जी? ब्राही लिपि है। लिपि का डिफिनेशन तो हम आपको लिखाए हैं कि भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हर एक का लिपि अलग होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश का लिपि क्या है जी? इंग्लिश का लिपि रोमन है कि नहीं है? अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत। हम लोग किस भारत में आते हैं? उत्तर भारत में। किस भारत में? उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत के प्रारंभिक लेख नंदी नागरी से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे कि नंदी भारत के प्रारंभिक लेख किस लिपि में मिलता है? क्या होगा आंसर? क्या होगा रे? नंदी नागरी। क्या होगा आंसर? दक्षिण भारत के प्रारंभिक लेख किस लिपि से मिलती है? नंदी नागरी। ध्यान दीजिएगा, कोकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेखन नंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है। और ये सब जो है नंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है। 11वीं शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि लिखा हुआ मिला, ठीक ना? 11वीं सदी जब 11वीं चल रहा था तो नागरी लिपि लिखा हुआ मिला। कौन सिक्के पे? 11वीं सदी के सिक्के पर नागरी लिपि लिखा हुआ मिला। 12वीं सदी के सिक्के पर वीर केलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में लिखा है, ठीक ना? वीर केलस्य एक शब्द है। जैसे आजकल हम लोग क्या लिखाते हैं? सत्यमेव जयते लिखाते हैं कि नहीं लिखाते हैं? और ये सत्यमेव जयते सॉरी देवनागरिक भाषा में लिखा हुआ रहता है, देवनागरिक लिपि में लिखा हुआ रहता है। देन उसी प्रकार से 12वीं शताब्दी के सिक्के पर, पैसा पर वीर केलस्य जैसे शब्द किस लिपि में? नागरी लिपि में देखने को मिलता है, ठीक ना? अब देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम लोग किस भारत में रहते हैं? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में नागरी लिपि को कौन सा लिपि कहा जाता है? देवनागरी। नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 8वीं सदी में देवनागरी लिपि का पूरा देश में प्रचलन हो गया था। 8वीं सदी के 8वीं में, ठीक ना? कौन सी सदी में देवनागरी लिपि का पूरा देश में प्रचलन हुआ था? 8वीं सदी में। किस सदी में रे? 8वीं सदी में। ध्यान देखते हैं कि उत्पत्ति। अब देखिए कि उत्पत्ति कैसे हुआ। अब इसको हम लोग देवनागरी कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ के आदमी ने इसको बोला? तो गुजरात के नागर ब्राह्मण कहता है कि सबसे पहले इसको हम देवनागरिक बोले हैं, ठीक ना? अब काशी के आदमी कहते हैं कि देवनागरी, ठीक ना, देवों की भाषा है। यहाँ के ब्राह्मण जो होता है ना, ये कह रहा था कि हम सबसे पहले इनका यूज किए हैं। अब देखिए, पदतात्विक काम नामक ग्रंथ में पटना के नगर के लोगों ने कहा कि सबसे पहले देवनागरी को हम बोले हैं, ठीक ना? अब देखते हैं देन आगे 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा है। इसे क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है। 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासक, कहाँ के शासक? विजयनगर के शासकों ने इसको क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद। एज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद है। दाह कोश की रचना किसने की थी? सहरपाद ने। दाह कोश की रचना किसने की थी? सहरपाद ने की थी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोल स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक ना? जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है जी? श्रवणबेलागोल स्थान, ठीक ना? कौन स्थान होगा? स्थान, ठीक ना? तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक प्रदेश ने। अब देखिए, अकबर ने अपने समय के सिक्के में राम सीता का चित्र बनवाया। ये भाई साहब मुसलमान होकर के भी, ठीक ना, क्या किया था जी? मुसलमान होने के बावजूद भी राम सीता का चित्र बनाया। जिस प्रकार से आज हम लोग अशोक स्तंभ का चित्र बना करके नीचे में सत्यमेव जयते लिखते हैं, देन उसी प्रकार से राम सीता का फोटो फिगर बना करके और नीचे में क्या लिखवाया? क्या लिखवाया? राम सिया लिखवाया। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? किसने लिखवाया? अकबर ने। अकबर का तो नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ठीक है। नागरी लिपि में, नागरी लिपि के आरंभ में लेख विंध्य पर्वत के नीचे के
दक्कन प्रदेश से मिलता है। नागरी लिपि के आरंभ लेख कहाँ से मिलता है? विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है, ठीक ना। नागरी लिपि के आरंभ लेख कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है रे? विंध्य प्रदेश के अंदर विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काट कर बनाया गया था, ठीक ना। क्या बनाया गया था? एलोरा में, ठीक ना। एलोरा को काट करके वहां पर, ठीक ना, एलोरा एक गुफा की नाम है, जिस गुफा में, उस गुफा को काट करके किसका मंदिर बनाया गया? कैलाश मंदिर बनाया गया, ठीक ना। तो किस गुफा को काट करके कैलाश मंदिर बनाया गया? अनुपम मतलब कि भव्य कैलाश मंदिर बनाया गया, बहुत ही सुंदर कैलाश मंदिर बनाया गया था। जैन गणितज्ञ महाविचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी, ठीक ना। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने। इस्लामी शासकों ने भी सिक्के पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। अब पूछेगा कि इस्लामी शासक ने भी सिक्के पर किस लिपि का उपयोग किया था? तो नागरी लिपि का, ठीक ना। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे और कन्नौज एक जगह का नाम है, ठीक ना, भारत में ही है। कन्नौज एक जगह का नाम है जहां पर उन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार जमा लिया था, अधिकार किया था। देन इसी प्रकार से ये हमारा समाप्त होता है। थैंक फॉर यू। अब हम करेंगे अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव की एक क्लास होगी जिसमें सब्जेक्टिव और इसमें कुछ नहीं मिल जाता है। जो बच्चे इनको याद कर लेंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मेरा दावा है, वादा है, ठीक है। क्या है? वादा है, कभी बाहर नहीं पूछेगा इससे बाहर। तो इसी प्रकार से ये हमारा नंदी नागरी समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको सुनने में? बहुत अच्छा।